जी हां दोस्तों, मुस्लिमों को लेकर के मोदी शाह पर चौंकाने वाला खुलासा आपको हिला देगा। प्रोफेसर अली इसी नफरत का शिकार हुए। देश के बुद्धिजीवी ने मोदी को घेरा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, प्रोफेसर मोहम्मद अली की गिरफ्तारी के बाद में और उनको जमानत मिलने के बाद में आखिर ऐसा कौन सा खुलासा हुआ जिससे मोदी और शाह को लेकर के लोग चौंक गए? आखिर ये क्यों कहा जाने लगा कि प्रोफेसर मोहम्मद अली इसी नफरत का शिकार हुए? आखिर मुस्लिमों को लेकर के बीजेपी मोदी शाह कौन सी रणनीति लेकर के चलते हैं, जिसका खुलासा देश के बुद्धिजीवियों ने कर दिया और उन्होंने मोदी शाह समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया। विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि खबर संवेदनशील महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद मामले में भारत में अभिव्यक्ति की छिनती आजादी को फिर से खौफनाक तरीके से सामने ला दिया है। देश के कई बुद्धिजीवी ने खुलासा किया कि दरअसल पढ़े लिखे मुसलमानों से मोदी शाह समेत बीजेपी को नफरत है। आखिर देश के बुद्धिजीवियों ने इतना बड़ा आरोप लगाते हुए क्या खुलासा किया, आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, देश के कई बुद्धिजीवियों समेत स्तंभकार और चिंतक अपूर्वानंद ने सीधे सीधे मोदी सरकार से पूछा कि असहमति जताने के कारण पढ़े लिखे मुसलमानों से यह सरकार अपराधियों की तरह व्यवहार क्यों कर रही है। दोस्तों, अली खान महमूदाबाद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने भारतीय नागरिकों की अभिव्यक्ति के अधिकार को खतरनाक तरीके से सीमित कर दिया। यह फैसला कुछ वैसा ही है जैसे कैद से निकाल करके एक लंबी रस्सी से आपके पैर बांध दिए जाएं और आपके मुंह पर पट्टी बांध दी जाए। यह फैसला आजादी देने के नाम पर आजादी छीन लेने का नया तरीका है। लेकिन यह सिर्फ प्रोफेसर अली खान की आजादी का ही मामला नहीं। यह फैसला हर लिखने वाले को चेतावनी है। यह फैसला हर बोलने वाले को चेतावनी है। यह फैसला हर उस चिंतक की है जो देश की चिंताओं को लेकर बोलता है कि अपनी शैली में नहीं लिख सकते और उन्हें लिखते वक्त बहुसंख्यक आबादी की भावना का ख्याल रखना पड़ता है। ख्याल रखना पड़ेगा। प्रोफेसर अपूर्वानंद ने जो बातें कही, जो गंभीर आरोप लगाए, वो मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं। दोस्तों, वो कहते हैं कि यह भावना राष्ट्रवादी भावना है जिसकी व्याख्या अदालत करेगी। बल्कि यह कहना ज्यादा ठीक रहेगा कि अदालत ने लिखे या बोले की व्याख्या करने के अपने कर्तव्य को तिलांजलि दे दी है और यह काम भी पुलिस को सुपुर्द कर दिया। अदालत ने अली खान के पक्ष में एकजुटता जाहिर करने वाले विद्यार्थियों, अध्यापकों को भी धमकी दी। इस तरीके से आदेश लोगों को संगठित होने के अधिकार को भी सीमित कर देता है। भारत के प्रतिष्ठित अशोका यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र पढ़ाने वाले डॉक्टर अली खान की गिरफ्तारी ने पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया था। ये गिरफ्तारी उनकी दो छोटी टिप्पणियों की वजह से की गई। उन पर इल्जाम लगाया गया कि अपनी टिप्पणियों से उन्होंने धार्मिक समुदाय की भावना को चोट पहुंचाई, दो धार्मिक समुदायों के बीच में वैमनस्य और घृणा पैदा की और उससे भी ऊपर राष्ट्रद्रोह किया है। उससे पहले यह आरोप भी लगाया गया कि उन्होंने अपनी टिप्पणियों से औरतों को अपमानित किया है। अली खान की उन टिप्पणियों में कितनी भी खोजबीन करने पर, कितना भी खोजने पर वैमनस्य, घृणा और राष्ट्रद्रोह का कोई इशारा नहीं मिलता। औरतों के अपमान का कोई सवाल नहीं उठता। बावजूद इसके पुलिस ने एफआईआर की, गिरफ्तारी हुई। दोस्तों, हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्षा की जिद थी कि अगर इन टिप्पणियों से उन्हें लग रहा है कि उसमें महिला का अपमान है तो उनका लगना सही है, यही काफी है। यह पुलिस का काम है कि टिप्पणियों में वो अपमान खोजे और फिर उनकी गिरफ्तारी करें। उनके बाद हिंदुत्ववादी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के एक नेता ने पुलिस को कहा कि उनके सामने अली खान ने कुछ ऐसी बातें की जिससे उन्हें चोट पहुंची। पुलिस ने उनकी चोट को गंभीरता से लिया। अली खान पर राजद्रोह का आरोप लगा और फिर एफआईआर हुई। दोस्तों, बीजेपी सरकार और बीजेपी सरकार की पुलिस द्वारा मुस्लिम प्रोफेसर अली की बातों पर एफआईआर कराना और फिर उन्हें जेल भिजवाने पर देश के बुद्धिजीवियों का खुल के सामने आना। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम प्रोफेसर अली ने भारतीय सैन्य कार्रवाई के संयम की तारीफ और आतंकवाद को प्रश्रय देने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की थी। लेकिन उन्होंने उन लोगों की आलोचना की जो इस बहाने एक जहरीला माहौल पैदा करते हैं। उन्होंने लिखा कि युद्ध के लिए भड़काना कायरता है और इसका विरोध करना वीरता है। अब दोस्तों, देश के कुछ ऐसे बुद्धिजीवी जो मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी के नफरती एजेंडा को उजागर करते हैं, सत्य हिंदी में
पब्लिश लेख में कहा गया, दरअसल पाकिस्तान पर आक्रामक कार्रवाई का ब्यौरा देने के लिए भारत सरकार ने 2 महिला फौजी अधिकारियों को चुना। इनमें एक मुसलमान थी। इस कदम से सरकार के समर्थकों और विरोधियों दोनों को हैरानी हुई। 11 वर्षों में मुसलमानों को प्रत्येक सार्वजनिक स्थान से बाहर किया गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने और उनके दल ने मुसलमानों के खिलाफ निरंतर घृणा का अभियान चला रखा है। हिंदुओं के मन में मुसलमानों के खिलाफ शक भरा जाता है। सड़कों शहरों के नाम बदलकर इस्लामी छाप मिटाई जाने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर ये बतलाने की कोशिश है कि भारत का चेहरा और स्वर सिर्फ हिंदू हो सकता है। भारत से मुसलमानों को बहिष्कृत कर उसका हिंदूकरण करने वाली सरकार एक मुसलमान अधिकारी को क्यों कर अपना प्रतिनिधित्व बना सकती है और क्यों बना रही है? क्या वो खुद को धर्मनिरपेक्ष दिखाकर साबित करना चाहती है कि वो एक इस्लामी राष्ट्र पाकिस्तान से बेहतर है? ये सवाल बहुत लोगों की तरह अली खान के मन में होंगे। इसीलिए दोस्तों, प्रोफेसर अली खान ने लिखा था कि मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई इतने सारे दक्षिणपंथी टिप्पणीकार कर्नल सोफिया कुरैशी की सराहना कर रहे हैं, लेकिन शायद वो उतनी ही जोर से ये भी मांग कर सकते हैं कि भीड़ द्वारा हत्या, मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने, भाजपा के नफरत फैलाने के शिकार लोगों को भारतीय नागरिकों के रूप में सुरक्षा दी जाए। 2 महिला सैनिकों द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का दृश्य महत्वपूर्ण है, लेकिन उस दृश्य को जमीन पर हकीकत में बदलना चाहिए, नहीं तो वो सिर्फ पाखंड होगा। आगे लिखा था, मेरे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस एक कुछ लम्हों के लिए झलक थी, शायद एक भ्रम और संकेत, एक ऐसे भारत की जो उस तर्क को चुनौती देता है जिस पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। जैसा कि मैंने कहा, आप मुसलमानों के सामने जो जमीनी हकीकत है वो उससे अलग है, जिसे सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चलता है कि अपनी विविधता में एकजुट भारत एक विचार के रूप में पूरी तरीके से मरा नहीं है। दोस्तों, देश के बुद्धिजीवियों ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन टिप्पणियों में कहीं भी महिला अधिकारियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। उनके अपमान की बात तो दूर, एक मुसलमान और हिंदू महिला अधिकारी के जोड़े के भारत के प्रतिनिधि होने की प्रतीकात्मक की प्रशंसा करते हुए आप भारत में मुसलमानों के हर दिन की प्रताड़ना को कैसे भूल सकते हैं? उसी की याद अली खान ने दिलाई। अली खान ने लिखा था कि इस दृश्य से यह भ्रम हुआ कि धर्मनिरपेक्ष भारत का ख्याल अभी भी जिंदा है, भले ही जमीन पर हकीकत बदल चुकी है। इस टिप्पणी में भारत के हर मुसलमान के दुख का इजहार है और उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति की कि उसे इस देश में शामिल किया जाना चाहिए। मगर दोस्तों, हरियाणा के महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया ने आरोप लगाया कि इसमें महिला अधिकारियों का अपमान किया गया। वो खुद साबित नहीं कर पाई कि किस शब्द से उनको अपमानित होना लगा, लेकिन उनका कहना था ये साबित करना उनका काम नहीं है, साबित करना, सबूत जुटाना पुलिस का काम है। उनको बुरा लगना अली खान का अपराध है। यह काम पुलिस का है कि वो पता करे कि अली की टिप्पणी से उन्हें बुरा क्यों लगा। रेणु भाटिया की पार्टी के बीजेपी के एक दूसरे नेता ने भी पुलिस में शिकायत दी। उनके मुताबिक अली खान की बात से उन्हें तकलीफ हुई और फिर आप जानते हैं क्या हुआ। पुलिस ने प्रोफेसर अली खान को गिरफ्तार किया। धार्मिक समुदाय का अपमान करने, 2 धर्मों के समुदाय के लोगों के बीच में नफरत पैदा करना, राजद्रोह, और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, ये सब कुछ इतना भयानक तरीके से बेतुका था कि चारों तरफ अली खान की गिरफ्तारी की निंदा होने लगी। लोग बीजेपी पर प्रोफेसर अली शाह के साथ में ज्यादती करने का आरोप लगाने लगे। लेकिन तब जैसे सत्ता पक्ष ने तय कर लिया कि अली खान को छोड़ना नहीं, कई जगहों पर महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए कुछ लोगों ने अली खान पर हमला बोल दिया। वो कहने लगे कि अली खान ने स्त्री विरोधी बातें की है, सांप्रदायिक द्वेष फैलाने का काम किया है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट को बताने लगे कि प्रोफेसर अली खान द्वारा लिखी बातों का मतलब वो नहीं जो उन्होंने लिखा, बल्कि वो जो बीजेपी नेता और महिला आयोग के अध्यक्षा बता रही हैं। अब ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं दोस्तों, देश जा कहां रहा है, कैसे हिपोक्रेसी चल रही है। सरेआम और कर्नल सोफिया को अपमानित करने वालों के लिए मेवा, सच का आईना दिखाने वाले मुस्लिम प्रोफेसर को जेल। दोस्तों, जब अदालत के सामने अली खान के वकील इस अर्जी के साथ आए कि उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई रुकनी चाहिए, अदालत ने उल्टे अली खान से सवाल किया। उन्हें इतने नाजुक माहौल में लोकप्रियता हासिल करने के लिए, यानी कि पब्लिसिटी करने के लिए लिखने की जरूरत की थी, और उन्होंने ऐसी जुबान में क्यों लिखा जो हर व्यक्ति की समझ में नहीं आती। अदालत ये कह रही है। उसने शक जाहिर किया कि अली खान इतने पढ़े लिखे हैं, शायद वो जो लिख रहे हैं उससे बिल्कुल अलग उनका मतलब होगा। कमाल की बात है, कमाल है दोस्तों।
मुझे न जाने क्यों सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की ये दलीलें और कमेंट अभी तक गले से नीचे नहीं उतर रही हैं। दोस्तों, तब मुझे और हैरत हो गई जब अदालत ने उन छात्रों और अध्यापकों को धमकी दी जो अली खान के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। मुझे हैरानी इस बात की है कि मुस्लिम प्रोफेसर अली के पोस्ट, जिसमें देश की जनता को कुछ गलत नहीं लगा बल्कि सच का आईना दिखाया गया, उसमें उस मामले में पुलिस को एफआईआर करने पर फटकार लगानी चाहिए थी अदालत को। प्रोफेसर अली जो बाइज्जत बरी किए जाने चाहिए थे, मगर अदालत ने अली खान को अंतरिम जमानत तो दी शर्तों के साथ, लेकिन उन पर हो रही बेतुकी कार्रवाई को नहीं रोका, बल्कि ये कहा कि उन्हें रिहा इसलिए किया जा रहा है कि वो जांच में मदद करें। अदालत ने अली खान को उन विषयों पर बोलने से मना कर दिया जो उन पर कार्रवाई से जुड़े हैं। उनका पासपोर्ट जमा करवा लिया गया, अली खान का लैपटॉप जमा करवा लिया गया। अब सोचिए, किसी भी रिसर्च स्कॉलर के लैपटॉप में क्या क्या चीज़ें रिसर्च में होती हैं। हो सकता है कल को पुलिस उन्हीं में से किसी को देशद्रोह बता दे। तो ऐसे में अब जेल से बाहर तो प्रोफेसर अली आ गए, लेकिन उनके हाथ पैर बांध दिए गए और उनकी जुबान पर ताला लगा दिया गया। अदालत ने एक और अजीब बात की। 1530 शब्दों की अली खान की टिप्पणियों की भाषा की पेचीदगी को खोलने और उसका आशय, उसका मतलब पता करने के लिए उसने 3 पुलिस अधिकारियों की जांच समिति बना दी। क्या अदालत उन 1530 शब्दों का जो अली खान ने लिखा था उसे पढ़ करके खुद मतलब नहीं निकाल सकती? क्या ये पुलिस वाले उसका मतलब निकालेंगे? पुलिस अधिकारी लेखकों के लेख और भाषणों की जांच क्या करेंगे? वो क्या ये संयोग है जो बात अदालत ने कही वो 200 वाइस चांसलरों और अन्य लोगों के बयान में पहले कही जा चुकी थी? भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि हम मात्र राष्ट्रवादी या देशभक्तिपूर्ण बातें ही कर सकते हैं, लेकिन अली खान के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का यही मतलब है। यह आमतौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संवैधानिक अधिकार के लिए एक बहुत खतरनाक आदेश है। फिर भी इस मामले में एक और बात जिस पर ध्यान जाना चाहिए, वह अली खान का नाम, जो बात उन्होंने लिखी, भारत में सैकड़ों लोग अलग अलग तरीके से लिख चुके हैं, फिर अली खान को निशाना क्यों बनाया गया? इस मामले में बार बार अली खान के पूर्वजों का जिक्र हो रहा है, जिसमें एक पाकिस्तान के समर्थन में भी थे उनके पूर्वज। उनकी विशाल संपत्ति का बार बार उल्लेख क्यों किया जा रहा है? क्या मुसलमानों को बतलाया जा रहा है कि उनके अभिजन की तालीम और समाजी हैसियत भी उन्हें नहीं बचा सकती? क्या इस पूरी कार्रवाई से बतलाने की कोशिश की जा रही है कि एक शिक्षित मुसलमान और ख़तरनाक हो सकता है? और आखिर में आपको एक और पहलू से वाकिफ कराता चलूँ। नागरिकता के कानून का विरोध करने के आरोप में पिछले 5 वर्षों से कई मुसलमान लोग, शर्जील इमाम, उमर खालिद, मिरान हैदर जैसे स्कॉलर जेल में हैं। अदालतों में उनके मामले पर हुई बहसों में बार बार पुलिस उनके शिक्षित होने को ही शक के लिए पर्याप्त बतलाती है। शिक्षित होने के कारण वो अपनी भाषा में अपने खतरनाक इरादों को छुपा लेते, ये कहा जा रहा है। उन पर यह आरोप लगाया गया। उमर खालिद के मामले में अदालत ने खुद ये कहा कि उमर जो नहीं बोल रहा वही असली बात है जो बोलना चाहते हैं। अली खान के मामले में न्यायालय यही कह रहा है। देखिए, देश जा कहाँ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है क्या? मोदी और शाह की राजनीति है क्या? ये पूरी बातें जो देश के बुद्धिजीवियों ने कही हैं, क्या इसके मायने आगे आने वाले दिनों में किसी तरीके से राजनीति को बदल पाएंगे? देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अभी के लिए इतना, बहुत शुक्रिया।